मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा 9वीं में आज हम पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस। तो बच्चों, कक्षा 9वीं में हम बात करेंगे आज पॉलिटिकल साइंस की, और आज का पाठ है विश्व युद्धोत्तर राजनीतिक गतिविधियां पार्ट 2। यानी बच्चों, विश्व युद्धोत्तर राजनीतिक गतिविधियां पार्ट 2। तो बच्चों, पोस्ट वर्ल्ड वार पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पार्ट 2 आज हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दादर मुंबई से। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इतिहास और राजनीति शास्त्र कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक। तो चलिए बच्चों, विश्व युद्धोत्तर राजनीतिक गतिविधियां पार्ट 2 आज हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, पार्ट 1 में हमने प्रथम विश्व युद्ध को देखा था। तो बच्चों, थोड़ा सा हम रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात करें बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1914 से 1918 के बीच पहला विश्व युद्ध लड़ा गया। इस बच्चों, यूरोप महाद्वीप के महत्वपूर्ण देशों की बात करें, राइट, तो बच्चों देखिए, जो पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया, जिस बच्चों, तो देखिए कुछ हम आपको जैफ इमेज दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। देखिए कि किस तरह से अगर मानवता के खिलाफ देखा जाए तो युद्ध कहीं भी उचित नहीं ठहरता। यानी अगर देखा जाए तो युद्ध जो है मानवता के हमेशा विपरीत रहा है। लेकिन बच्चों ऐसा हुआ, और बच्चों 1914 से 1918 के बीच पहला विश्व युद्ध हुआ, राइट। तो बच्चों, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। हम थोड़ा सा आपको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और बच्चों, विश्व युद्ध में बड़ी मात्रा में जनधन की हाथ हुई, और बच्चों यूँ कहें कि बड़े पैमाने पर लाशों का अंबार लग गया। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी कैजुअलिटीज़ हुई। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, यानी लाशों का अंबार, लाशों का ढेर लग गया। तो आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है हताहत हुए। तो हम प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, इसके कारण अर्थव्यवस्था, प्रथम विश्व युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी, या यूँ कहें कि बड़ी ही विकट स्थिति हो गई थी। लोगों को दाने दाने के लिए भटकने की स्थिति पैदा हो गई थी, और बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ से वहाँ, अर्थात शरणार्थियों के रूप में यहाँ से वहाँ भटक रहे थे। तो एक बड़ी समस्या हुई थी बच्चों, भुखमरी की स्थिति थी, और बड़े पैमाने पर लोग जो है मारे गए, उसकी तो बात अलग ही। और इसके बाद तमाम प्रकार की जो समस्याएं पैदा हुई थी, इस बच्चों आप देख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखिए, आइए कुछ और इमेज हम प्रथम विश्व युद्ध की आपको दिखाते हैं, राइट। तो बच्चों, पहले विश्व युद्ध की बात करें, राइट, तो सोच सकते हैं बच्चों कि किस तरह से, जो अगर कैजुअलिटीज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े पैमाने पर लोग जो है मारे गए। और वर्ल्ड मैप में जो है बच्चों दिखा रहा है कि देखिए, जो डार्क में आप देख पा रहे हैं, ये अगर हम आपको पॉइंट आउट करें तो आप समझ सकते हैं बच्चों, यहाँ पर पॉइंटर की मदद से भी आप देख सकते हैं कि किस तरह की जो कैजुअलिटीज़ है एबव 10%, यानी 10% से ऊपर, जहाँ यानी जिस देश के लोग मारे गए, राइट। तो जिसमें अगर हम बात करें बच्चों मिलिट्री और सिविलियन मिलाकर, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में ये, और इसके बाद 4 to 10% ये बच्चों ऐसे देश हैं। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमाम देशों की बात करें। और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, अगर रेड डार्क की बात करें 2 to 4%, इसके बाद 1 to 2%, और 0 से 1%। तो बच्चों, एक आड़ा खड़ा यहाँ पर देने का प्रयास किया गया है कि विश्व में जो कैजुअलिटीज हुई, यानी कहने का मतलब बड़े पैमाने पर लोग जो है वो मारे गए प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात करें। प्रथम विश्व युद्ध में अगर बात करें बच्चों, जो सहभागी राष्ट्रों की बात करें, कंट्रीज इन्वॉल्व इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो बच्चों उसमें एलाइड पावर की बात करें यानी मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र की अगर बात करें इस बच्चों, तो इसमें जो देश थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, अमेरिका जैसे देश थे। और जो सेंट्रल पावर्स थे बच्चों, जिसमें जर्मन, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य, बल्गारिया जैसे देश थे। तो इस तरह से बच्चों हम बात कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध की।
हमने इसको पहले पढ़ लिया है, तो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हुए बस आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। तो बच्चों, जिसका उद्देश्य था कि युद्ध न हो, अतः उपाय योजना की गई। युद्ध न हो, अतः इस तरह की उपाय योजना की गई लीग ऑफ नेशंस के द्वारा। तो बच्चों, लीग ऑफ नेशंस यानी जो राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। बच्चों देखिए, इसके लिए किस तरह से प्रयास किए गए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या हल करने के लिए एक मंच तैयार किया गया, जिसे लीग ऑफ नेशंस कहते हैं बच्चों। और हमने देखा है बच्चों इसके कि लीग ऑफ नेशंस कुछ वर्षों के बाद की स्थिति, जो लीग ऑफ नेशंस भी उतना सफल नहीं रहा, हम इसके बारे में बात करेंगे आगे। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप तथा यूरोप के बाहर अनेक परिवर्तन हुए। जिस बच्चों, और इसमें अगर बात करें, यूरोप के अनेक देशों की अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों में आवासीय बस्तियां, जो कॉलोनीज थी। जिस बच्चों, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप तथा यूरोप के बाहर अनेक परिवर्तन हुए। और यूँ कहें कि जो कॉलोनीज की बात करें एशिया महाद्वीप में या अफ्रीका महाद्वीप में, ये जो यूरोप के अनेक देशों के जो है कॉलोनीज बन गए, अर्थात उपनिवेश बन गए। जिस बच्चों, जैसे भारत भी एक उपनिवेश था पहले बच्चों, ये जो कि अंग्रेजों के आधिपत्य में रहा, जैसा कि आप जानते हैं। इसके अलावा बच्चों, अफ्रीका के तमाम देश जो है वो चाहे हम फ्रांसीसियों की बात करें या ब्रिटिश की बात करें, पुर्तगीज़ की बात करें, ये तो तमाम जो कह सकते हैं कि यूरोपीय देशों के जो कॉलोनीज थे, अर्थात जो आवासीय बस्तियां थी, वो बन गई थी। और बच्चों, एक प्रकार से उनका वहाँ पे आधिपत्य चलने लगा था। जिस बच्चों, इसको हमने पिछली बार देखा था। तो यहाँ स्वतंत्रता के लिए लेकिन आंदोलन शुरू हो गए थे। यानी अब स्थिति ऐसी थी कि एक देश जो है स्वतंत्र होना चाहते थे। तो यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के अनेक देशों में जो कॉलोनीज थी, जिस पूरे विश्व में जो एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप और इसके अलावा और भी महाद्वीपों में जो कॉलोनीज थी यानी आवासीय बस्तियां थी, वहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति के लिए राष्ट्र संघ बना, यानी लीग ऑफ नेशंस तो बना, लेकिन वो सफल नहीं रहा। और बच्चों, इसका कारण था जर्मन, इटली, स्पेन आदि देशों में तानाशाही रवैया शुरू हो गया, और जिसके कारण लोग अपना यूँ कहें कि किस तरह से विस्तार या यूँ कहें कि विस्तारवाद की जो सोच थी, और कहीं न कहीं ये जो लीग ऑफ नेशंस के फेल्योर का एक बड़ा कारण था, क्योंकि लोग अपनी सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ विस्तार की भी सोच रखते थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने का कारण भी बच्चों इस तरह की जो तानाशाही बढ़ी, वो उसमें उसकी अहम भूमिका थी। और बच्चों, इसके बाद अब 1914 से 1918 तक जो पहला विश्व युद्ध चला था, इसके बाद लीग ऑफ नेशंस के प्रयास हुए। और बच्चों, लेकिन ये प्रयास 1945 तक आते आते समाप्त हो गया। आखिर में 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो 1939 में 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध में सहभागी भारतीय सैनिकों की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आइए बच्चों, हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध की कुछ इमेज हम आपको दिखा रहे हैं। राइट, ध्यान रखिए, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से स्टार्ट हुआ और 1945 की भयावह के बाद जो है बच्चों ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो आज पूरा विस्तार से हम पढ़ने वाले हैं इसको। राइट, तो कुछ हम इमेज आपको दिखा रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध के। राइट, तो प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में द्वितीय विश्व युद्ध अधिक संहारक सिद्ध हुआ। बच्चों, बहुत ही घातक सिद्ध हुआ था दूसरा विश्व युद्ध। इसके बारे में आज हम विस्तार से देखने वाले हैं कि दूसरे विश्व युद्ध की क्या स्थिति थी। तो हम बच्चों सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे विस्तार से। राइट, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से मानव का ही दुश्मन। राइट, तो बच्चों हमने शुरू में ही कहा था किस तरह से ह्यूमैनिटी जो मानवता के खिलाफ युद्ध, आप देख सकते हैं कि मानव का विरोधी कैसे है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 में जो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ बच्चों, ये आप देख सकते हैं। अगर विश्व के प्रमुख राजनीतिक जो प्रमुख देश हैं, तो अगर कंट्रीज़ की बात करें, राइट, तो ध्यान रखिए एक तरफ जहां यूरोपीय देशों की हम बात करते हैं, इसके बाद अमेरिकी देशों की बात करते हैं,
इसके बाद एशियाई देशों की बात करते हैं, यस, फिर अफ्रीकी देशों की बात करते हैं। तो बच्चों ये है संसार का राजनीतिक मानचित्र, जिसमें प्रमुख देश आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राइट। और बच्चों जब हम बात करते हैं यूरोप की, राइट, तो ध्यान रखिए जब हम यूरोप की बात करते हैं तो जैसे ही अगर हम बात करें, यस, अगर हम बात करें फ्रांस की, राइट, तो आप तुरंत यहाँ समझिएगा। जर्मनी की बात करें, पोलैंड की बात करें, यस, यूके यूनाइटेड किंगडम की बात करें, यस, जिसमें ब्रिटेन है। इसके बाद पुर्तगाल की बात करें, राइट, तो बच्चों स्वीडन की बात करें, इटली की बात करें, यस। तो बच्चों यहाँ पे अगर यूरोपियन कंट्री की बात करते हैं तो निश्चित रूप से ये जो, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर विश्व की बात करते हैं तो ये से यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अमेरिका को यहाँ आप देख पा रहे हैं। और बच्चों अगर हम और पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो ये आप रूस को देख पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे चीन है, यहाँ पे भारत है, इसके साथ ही यहाँ पर ईरान, इराक जैसे गल्फ कंट्रीज हैं। तो चलिए एक आड़ा खाड़ा अपने दिमाग में जरूर रखिए जब बात करेंगे हम, यस। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध में सहभागी राष्ट्रों की बात करें तो मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, भारत, सोवियत यूनियन, चीन और अमेरिका जैसे देश शामिल थे। तो बच्चों ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है। ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, भारत, सोवियत यूनियन और चीन और अमेरिका। अगर एक्सिस नेशंस की बात करें यानी अक्ष राष्ट्रों की बात करें, इसमें जर्मनी, जापान और इटली जैसे देश शामिल थे, राइट। तो इस तरह से मित्र राष्ट्र और अक्ष राष्ट्रों के बीच में किस तरह से बड़े पैमाने पर युद्ध लड़ा गया। तो चलिए बच्चों हम इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा व नागासाकी में परमाणु बम गिराए। बच्चों युद्ध बढ़ता रहा, लेकिन बच्चों 1939 जो विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में, राइट, 1945 तक आते आते स्थिति, यानी बच्चों हम यूं कहें कि आखिर में परमाणु बम का इस्तेमाल अमेरिका ने कर ही दिया। और बच्चों वह तारीख थी 6 अगस्त 1945, जब बच्चों आप देख सकते हैं 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में, बच्चों इस स्थान पर, जापान के इसी हिरोशिमा पर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 और बच्चों नागासाकी जो स्क्रीन पर यहाँ आप देख पा रहे हैं 3 दिन बाद अर्थात 9 अगस्त 1945 को यहाँ पर परमाणु बम गिरा दिया। और बच्चों परमाणु बम गिराने के बाद की स्थिति कितनी भयावह हुई वो हम आगे देखने वाले हैं, राइट। बच्चों परमाणु बम, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, परमाणु बम कितना खतरनाक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। और बच्चों उसका परिणाम कई दशकों तक जो है वहाँ की जनता को, वहाँ उस देश के निवासियों को झेलना पड़ता है। तो बच्चों हम 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 अमेरिका ने जो जापान के हिरोशिमा व नागासाकी में परमाणु बम गिराए थे उसकी तबाही की, भयंकर तबाही की बात कर रहे हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों किस तरह से जो परमाणु बम गिराए थे उसका असर जो है आप देख सकते हैं, बर्बादी का स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। आइए कुछ और इमेज हम आपको दिखाते हैं। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जो कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए थे। तो बच्चों आप देख सकते हैं इतना बड़ा, आपको देख सकते हैं कि खंडहर जैसा दिखाई दे रहा है। ऐसे में कितनी भयंकर तबाही हुई थी आप समझ सकते हैं। तो परमाणु बम कितना खतरनाक होता है बच्चों, तो निश्चित रूप से 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान की किस तरह से हिरोशिमा और नागासाकी को तहस नहस कर दिया था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आइए बच्चों कुछ और इमेज हम आपको दिखाएं। हम बात कर रहे हैं 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध की। तो देख सकते हैं बच्चों घरों की स्थिति, घरों की हालत क्या हुई होगी। तो समझ सकते हैं कि ऐसे में खंडहर से स्थिति हो गई थी 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, जो हिरोशिमा ने जो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराए थे।
बच्चों जिस परमाणु बम की बात कर रहे हैं बच्चों, हिरोशिमा में जो परमाणु बम गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय। तो देख सकते हैं स्क्रीन पर बच्चों, जिसका वजन था 4400 किलोग्राम, जिसमें फिशन यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया गया था। और बच्चों नागासाकी पर जो बम गिराया गया था परमाणु बम, उसका नाम था फैट मैन। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिस पर जो परमाणु बम गिराए गए थे, जिसका वेट था, जो नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे बच्चों, वो था फिशन प्लूटोनियम बम था, जिस 239 जिसका वजन था 4535 किलोग्राम। तो बच्चों आप सोचिए कि कितना बड़ा नुकसानदायक अगर हम बात करते हैं। तो इस तरह से बच्चों 6 अगस्त और 9 अगस्त के जो 6 अगस्त को हिरोशिमा तथा 9 अगस्त को जापान के नागासाकी पे जो परमाणु बम गिराए गए थे, राइट बच्चों। तो कितना बड़ा उसका नुकसान हुआ ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं बच्चों। आइए इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे बच्चों। इसी क्रम में हम और आगे बढ़ कर के आज बात करेंगे कोल्ड वार की, बात करेंगे शीत युद्ध। बच्चों 1945 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन उसके बाद क्या स्थिति बनी बच्चों? द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र रहे अमेरिका तथा सोवियत यूनियन युद्ध समाप्त होते ही परस्पर प्रतियोगी बन गए। यानी युद्ध समाप्ति के बाद जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में परस्पर दरार आ गई और बच्चों दोनों ही परस्पर प्रतियोगी बन गए। और बच्चों इतने विरोधी बन गए कि आपस में यस बच्चों युद्ध तो नहीं, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनती चली जा रही थी। यानी अमेरिका और रूस के बीच में, सोवियत रूस के बीच में शीत युद्ध शुरू हो गया। बच्चों उनके आपसी सहयोग का स्थान प्रतिद्वंदिता ने ले लिया और यह प्रतिद्वंदिता वैश्विक राजनीति में 40 से 45 वर्षों तक चलती रही। बच्चों आपको हम बताएं कि जब स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, एक और सोवियत रूस को देख पा रहे हैं और दूसरी तरफ आप यूएसए को देख पा रहे हैं। तो बच्चों इस यूएसए और सोवियत रूस में ये 40 से 45 वर्षों तक शीत युद्ध चलता रहा। और बच्चों उसका परिणाम कितना भयानक हुआ वो आगे हम विस्तार से देखने वाले हैं। इस शीत युद्ध का परिणाम क्या हुआ, आइए बच्चों तो चलिए हम समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। द कोल्ड वार डिफाइंड, यानी कोल्ड वार की बात करेंगे। तो बच्चों ऊपर जो आप देख पा रहे हैं अमेरिका यानी यूएसए का ध्वज देख पा रहे हैं, नीचे आप देख पा रहे हैं सोवियत रूस का ध्वज। तो बच्चों कंटिन्यूस स्टेट ऑफ टेंशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड द सोवियत यूनियन। तो बच्चों सोवियत संघ और यूनाइटेड स्टेट के बीच में यानी अमेरिका और रूस के बीच में लगातार तनाव बढ़ता चला जा रहा था। यस बच्चों, और अगर शीत युद्ध के कारणों की बात करें बच्चों कि अमेरिका और रूस के बीच प्रभुत्ववाद की स्थिति बनी हुई थी। सोवियत रूस में साम्यवाद और बच्चों जहां अगर अमेरिका की बात करें तो जहां पूंजीवाद की व्यवस्था। तो इस तरीके से जो स्थितियां बनी, यूएसए और यूएसएसआर की बात करें, सोवियत रूस की बात करें, इस बच्चों तो लगातार इन दोनों राष्ट्रों के बीच में जो स्थिति बनी थी उसके कारण बच्चों तात्विक विचारधारा में मतभेद अर्थात दोनों ही देशों के बीच में पैदा हो गए थे, जिसमें रशियन याल्टा व बाल्कन संधि भंग हो गई थी उसकी अगर बात करें। और प्रसार माध्यम का विषाक्त प्रचार शुरू हो गया था। बच्चों प्रसार माध्यम का, बच्चों मीडिया का एक बड़ा रोल होता है, यानी प्रसार माध्यमों की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रसार माध्यमों का के द्वारा जो है इस तरह का हवा देना निश्चित रूप से ये अच्छा नहीं था, लेकिन इस तरह की स्थितियां बनी थी और प्रसार माध्यमों ने जो है काफ़ी कुछ अमेरिका और सोवियत रूस को लेकर के जो कह सकते हैं पूरे विश्व में फैलाया, जिसका कारण शीत युद्ध धीरे धीरे गहराता चला गया। और शीत युद्ध की जो गहराई थी हमेशा उसका परिणाम क्या हो रहा था? उसका परिणाम हो रहा था बच्चों कि विश्व के तमाम देश कहीं न कहीं डरे और सहमे हुए थे, क्योंकि जो विश्व की दो सबसे बड़ी शक्तियाँ थी जो कि पूरी तरह से परमाणु बम से लैस थी, निश्चित रूप से इनके शीत युद्ध के कारण विश्व के और भी देश अपनी रक्षा को लेकर काफ़ी चिंतित थे और वे अपनी सुरक्षा व्यवस्था में और अधिक पैसे अर्थात जो
यूँ कहें कि पूंजी जो है लगा रहे थे, अर्थात अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे थे, चूँकि युद्ध की स्थिति लगातार बनी रही थी, बन गई थी। और यही कारण था कि विश्व के तमाम देश, जो विकसित देश है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वे हथियारों की दौड़ में तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। इसके साथ साथ जो विकासशील देश थे, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे, वे भी अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए तत्पर रहना चाहते थे। और यही कारण था कि अगर अपने बजट की बात करें तो विश्व के तमाम देश, अगर विकासशील देश की बात करें, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ पर विकासशील देशों को अपने बजट का अधिकांश भाग जनता की भलाई के लिए, या जो प्रोडक्टिव की बात करें यानी जो उत्पादक क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर बजट को खर्च करना चाहिए था, और लेकिन तनाव को देखते हुए, कोल्ड वार को देखते हुए विश्व के तमाम विकासशील देश भी ये अपने रक्षा बजट की ओर ध्यान दे रहे थे, यानी अपनी सीमाओं की सुरक्षा की ओर अधिक ध्यान दे रहे थे। निश्चित रूप से ये देश के लिए, अर्थात विकास के लिए ठीक नहीं था, विश्व के लिए ठीक नहीं था, मानवता के लिए ठीक नहीं था, लेकिन ऐसा हो रहा था। तो इस तरह से बड़े पैमाने पर शीत युद्ध की अगर हम देखें तो शीत युद्ध के जो परिणाम थे, वो परिणाम के बारे में भी हम विस्तार से आगे देखने वाले हैं। राइट, तो हमने कहा कि शस्त्र यानी जो है शस्त्रों की स्पर्धा से शुरू हो गई थी कि किस तरीके से हमारे पास कितना अधिक हथियारों का जखीरा हो कि हम अपने देश को सुरक्षित रख सकें, ऐसी स्थितियां लगातार बनी हुई थी। तो शीत युद्ध के कारण जो है किस तरह से स्पर्धा सी हो गई थी। और बच्चों आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, अगर तमाम दशकों के मशहूर राष्ट्रपति की बात करें तो यूएसएसआर के यानी सोवियत रूस के मिखाइल गोर्बाचोव को स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। राइट बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। शीत युद्ध के परिणामों की अगर बात करें, इफेक्ट्स ऑफ द कोल्ड वार की बात करें बच्चों, सैन्य संगठनों का निर्माण यानी क्रिएशन ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, इसका कारण हुआ कि लोग जो है, अर्थात देशों की बात करें, विश्व के तमाम देश जो है वो सैन्य संगठनों के निर्माण की ओर अधिक ध्यान दे रहे थे। तो इस तरह से शीत युद्ध के परिणामों की अगर बात करें तो यहाँ पर बच्चों इसे आप समझ सकते हैं। आइए इसके बाद हम देखें कि विश्व का द्विध्रुवीकरण होता चला, यानी विश्व जो है किस तरह से पोलराइज हो रहे थे। विश्व के कुछ देश जो है किस तरह से कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कहीं ना कहीं वो पोलराइज होने की कोशिश कर रहे थे। और बच्चों ऐसे में शस्त्र की स्पर्धा शुरू हो गई थी और एक होड़ सी लगी हुई थी कि किसके पास हथियारों का जखीरा कितना हो। और इस तरह से बच्चों वो जो है विश्व के तमाम देश जो है इस स्पर्धा में जुट गए थे। प्रादेशिक संगठनों का निर्माण, जिस बच्चों इस संदर्भ में देखें, इसके साथ साथ गुट निरपेक्षता वाली जो आंदोलन की बात करें तो ये जो गुट निरपेक्षतावाद की स्थिति पैदा हुई। बच्चों अगर हम प्रादेशिक संगठनों की बात करें तो प्रादेशिक संगठनों में महासत्ताओं की होड़ में विकासशील राष्ट्रों ने एक दूसरे की सहायता करने के लिए प्रादेशिक स्तर पर संगठनों का निर्माण किया। उन्हें आर्थिक विकास महत्वपूर्ण लगता था, तो यूरोप के देशों ने यूरोपीय आर्थिक संघ का निर्माण किया। तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने भी सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, एशियन, इस तरह से एशियान संगठन का भी निर्माण हुआ। गुट निरपेक्षतावाद की अगर बच्चों बात करें तो शीत युद्ध की शुरुआत हो जाने पर उसकी कालावधि में एक और विश्व का ध्रुवीकरण होने लगा, दो तरफ से पोलराइजेशन होने लगा। और उसी के साथ साथ कुछ देशों में महासत्ताओं की स्पर्धा में सम्मिलित जो कि नहीं होना था, ऐसे राष्ट्रों ने महासत्ताओं की स्पर्धा से दूरी रहने की नीति स्वीकार की। और जो लोग दोनों ही अर्थात किसी भी महासत्ता की ओर नहीं जाना चाहते थे, ऐसे लोग जो है गुट निरपेक्षतावाद जिसे कहते हैं, अर्थात उस वाद की ओर, अर्थात किसी को भी नहीं सपोर्ट करना है, ऐसे जो है गुट निरपेक्ष की ओर चले गए। और बच्चों ऐसे में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों में स्वतंत्र हुए नए देशों ने गुट निरपेक्षतावाद का समर्थन किया। और ये बच्चों एक आंदोलन था गुट निरपेक्षतावाद। 1961 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के अध्यक्ष मार्शल टीटो और इजिप्ट के अध्यक्ष गमाल अब्दुल नासेर, इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष डॉक्टर अहमद सुकार्नो
और घाना के प्रधानमंत्री क्वामे नक्रुमा के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो बच्चों हम गुट निरपेक्षतावाद आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो इसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को शांतिपूर्ण जो है ढंग से चलाना। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मार्गदर्शन में भारत ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। हम बच्चों बात कर रहे हैं नॉन अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, यानी गुट निरपेक्षतावाद की बात कर रहे हैं। तो आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे और बच्चों हम शीत युद्ध के अंत की बात करें, यानी कोल्ड वॉर एंड, यानी जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो उसकी हम बात करें। तो बच्चों देखा आपने एक और जहाँ पर गुट निरपेक्षतावाद का जो आंदोलन था वो उस आंदोलन के संदर्भ में सुना। आपने देखा कि शीत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन का महत्व कम नहीं हुआ था। और बच्चों इस आंदोलन ने अल्प विकसित राष्ट्रों को एक जगह आने का एक प्रकार से प्रेरित किया। और बच्चों इसके लिए यूँ कहें कि इन राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सम्मान के साथ खड़े होने का एक विश्वास दिया। लेकिन बच्चों हम शीत युद्ध के अगर अंत की बात करें तो यह शीत युद्ध का परिणाम क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ द कोल्ड वॉर, विश्व का दो गठों में विभाजन हो गया। शस्त्रों की परीक्षा एक प्रकार से कहें कि स्पर्धा सी शुरू हो गई, यानी कौन सा देश कितना अधिक हथियार जुटा सकता है, इस तरह की दौड़ सी शुरू हो गई। तो इस तरह से बच्चों शस्त्रास्त्र की स्पर्धा और अणुशस्त्र स्पर्धा को प्रोत्साहन मिला। और हमने कहा कि ऐसे में जो एटॉमिक वेपन्स थे, यानी आणविक हथियारों की स्पर्धा तेजी से शुरू हो गई, क्योंकि ऐसे में जब युद्ध की स्थिति बनती और अगर विरोधी देश जो है अगर एटॉमिक वेपन्स से लैस है तो स्वाभाविक है कि लोग अपने आप को, अपने देश को बचाने के लिए उस तरह से प्रयास करेंगे ही। मानव कल्याणकारी भावना की अवमानना, अगर देखा जाए बच्चों तो मानव के हितों के विपरीत चल रहा था, क्योंकि मानव का हित कभी भी युद्ध में नहीं है, क्योंकि जब भी युद्ध होगा मानव का विनाश होना तय है। और इसलिए मानव कल्याणकारी भावना की अवमानना यहाँ पे देखी गई। तो बच्चों यहाँ हम बात करें कि किस तरह से जो शीत युद्ध के अंत के बाद की स्थिति हम समझने का प्रयास करेंगे। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की अगर बात करें कि किस तरह से जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था बच्चों, वो इसके बाद भी चलता रहा। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। शीत युद्धोत्तर विश्व के बाद, यानी पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर की बात करें, पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड, यानी सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो गया। बच्चों सोवियत संघ का जो विघटन हुआ, अगर हम बच्चों बात करें 90 के दशक की बात करें तो 90 के दशक के शुरुआत में ही किस तरह से सोवियत संघ का विघटन हुआ और उसके बाद ही शीत युद्ध समाप्त हो गया। किसी समय महासत्ता रहे सोवियत संघ के विघटन से विश्व की राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुई। जैसे बच्चों वैश्विक राजनीति में अमेरिका ही एकमात्र महासत्ता के रूप में रहा। सोवियत रूस के विघटन के बाद अब एकमात्र वैश्विक राजनीति में अमेरिका ही महासत्ता के रूप में जाना जाने लगा। राष्ट्रों में व्यापार और आर्थिक संबंध बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण हुआ। पूंजी, श्रम, बाजार, सूचना को विश्व भर में प्रचार हुआ। लोगों में विचारों और कल्पनाओं का भी मुक्त संचार होने लगा। तो बच्चों हम बात करें किस तरह से, यानी 1990 के बाद के जो दशक की स्थिति के बारे में हम देख रहे हैं। आइए उसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। अगर हम वैश्वीकरण की बात करें बच्चों तो वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो बच्चों ग्लोबलाइजेशन की बात करें, वैश्वीकरण की बात करो तो इसे हम पूरे विश्व के संदर्भ में देखते हैं, पूरे विश्व के संदर्भ में देखते हैं। यानी शीत युद्ध के बाद व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में खुलापन आया। इससे पूर्व के अनुसार पूंजी, श्रम, बाजार और सूचनाओं को विश्व भर में संचार होने लगा। यानी बच्चों किस तरह से अब ग्लोबलाइजेशन के दौर में, सूचना क्रांति के बाद निश्चित रूप से पूरी दुनिया जो है किस तरह से ग्लोबलाइज हुई। अब व्यापार या आर्थिक संबंधों में खुलापन आने लगा। विश्व भर के लोगों में विचारों एवं कल्पनाओं का आदान प्रदान बढ़ गया। सूचना एवं प्रौद्योगिकी में हुई क्रांति से विश्व की घटनाएं और गतिविधियां सुदूर मालूम होने लगी। पूरे विश्व में कहाँ पे क्या हो रहा है इस बच्चों, तो चूँकि सूचना और प्रौद्योगिकी में जो क्रांति हुई इसके कारण प्रत्येक
विश्व के प्रत्येक कोने में कहाँ पे क्या हो रहा है, ये तुरंत घटनाओं के संदर्भ में जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे देखेंगे। तो बच्चों हम वैश्वीकरण की बात करें, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, तो बच्चों हम इसे और समझने का प्रयास करते हैं। यानी जब हम वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं तो देशों की सीमा रेखाओं का पहले जितना महत्व नहीं रहा, इन सभी प्रक्रियाओं का वैश्वीकरण कहा जाता है। यानी बच्चों अब जब पूरी दुनिया ग्लोबलाइज हो चुकी है तो कहीं न कहीं जो देश की सीमा रेखाओं का जो पहले जितना महत्व नहीं रहा, इन सभी प्रक्रियाओं को वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। वैश्वीकरण के कुछ लाभ हुए हैं, वैसे कुछ हानियां भी हैं। जैसे बच्चों विविध राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ जाने से व्यापार बढ़ा है, आर्थिक एकत्रीकरण बढ़ा है, बाजारों में माल की उपलब्धता बढ़ी है, परंतु इसी के साथ साथ गरीब और अमीर राष्ट्रों के बीच की दूरी कम नहीं हुई। तो बच्चों एक तरफ दुनिया ग्लोबलाइज हो चुकी है, विश्व के तमाम देश अगर माल की बात करें, अपना माल एक जगह से दूसरे जगह, एक देश से दूसरे जगह तेजी के साथ बेच रहे हैं। लेकिन बच्चों अगर गरीबी और अमीरी की बात करें, गरीब और अमीर राष्ट्रों के बीच की दूरी की बात करें, वो दूरी अभी बनी हुई है। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हमने इस अध्याय में ये पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर बच्चों हमने ये 1945 तक की जो गतिविधियों की बात करें उसके बाद की, यानी आज तक के संदर्भ में वैश्विक गतिविधियों का अध्ययन हमने किया, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जिस बच्चों तो हमने अध्ययन करने का प्रयास किया। शीतकालीन अगर हम बात करें बच्चों, विश्व शीत युद्धकालीन विश्व, उसकी शस्त्र स्पर्धा तथा निरस्त्रीकरण का जो प्रयास है, यह हमने समझने का प्रयास किया। तो चलिए बच्चों अब हम अभ्यास कर लेंगे, राइट। तो चलिए अब तैयार हो जाइए बच्चों। स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, हिरोशिमा पर परमाणु बम टेस्ट ने गिराया। अभी हिरोशिमा पर परमाणु बम किसने गिराया, ये बच्चों आपको याद आ गया होगा, तो आपका जो उत्तर है वो मिला सकते हैं। यस, तो अगर फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और इटली, 4 विकल्प आपके पास हैं, तो बच्चों आपको आसानी से याद होगा। अगर परमाणु बम गिराने की बात हो रही है तो आपको याद होगा कि जो सही उत्तर है वो है अमेरिका। यस, हिरोशिमा पर परमाणु बम अमेरिका ने गिराया। यस, तो विकल्प हैं 4, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका या इटली। यस, तो ध्यान रखिए बच्चों। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। वर्ष डैश में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई। अगर साम्यवादी ये क्रांति की बात करते हैं बच्चों, यस, तो विकल्प आपके पास है 1907, 1917, 1947 या 1945। तो बच्चों अगर हम बात करें रूस में साम्यवादी क्रांति की, यस, तो ध्यान रखिए ये क्रांति हुई थी 1917 में, 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई थी। परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसे आप ध्यान रखिए। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों सामने स्क्रीन पर एक कथन आपके आएगा और ये बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य। दूसरा विश्व युद्ध वर्ष 1939 में शुरू हुआ। तो बच्चों याद कीजिए क्या ये कथन सत्य है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 में, 1939 में। तो क्या ये कथन सत्य है, याद कीजिए। यस, मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तो चलिए टैली कर लीजिए, मिला लीजिए अपना उत्तर। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में, 1939 में। यस बच्चों, तो ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक कथन और देख लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताना है। यदि कथन असत्य है तो सत्य करके लिखना है। दूसरे विश्व युद्ध में मित्र रहे अमेरिका तथा सोवियत यूनियन युद्ध समाप्त होते ही परस्पर और अधिक घनिष्ठ मित्र बन गए। बच्चों याद कीजिए, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन ये परस्पर और अधिक घनिष्ठ मित्र बन गए। तो क्या ये कथन सत्य है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अमेरिका और रूस, उनकी जो घनिष्ठता थी, मित्रता थी, वो और अधिक अच्छे मित्र बन गए और अधिक घनिष्ठ हो गए। क्या ये कथन सत्य है? इसकी चर्चा हमने की थी, मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा तमाम विद्यार्थियों को। तो चलिए, ये क्या है? कथन असत्य है, ये कथन गलत है।
तो बच्चों ऊपर लिखा हुआ है अगर कथन असत्य है तो इसको सत्य करके लिखना है, तो इस तरह से आप सत्य करेंगे। यस, सत्य कथन है दूसरे विश्व युद्ध में मित्र रहे अमेरिका तथा सोवियत यूनियन युद्ध समाप्त होते ही परस्पर प्रतियोगी बन गए। यस, परस्पर प्रतियोगी बन गए यानी परस्पर विरोधी बन गए, आपस में विरोध उनका बढ़ गया, राइट। जबकि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो दोनों ही मित्र के रूप में लड़ रहे थे। यस, साथ में लड़ रहे थे, लेकिन बाद में उनकी मित्रता समाप्त हुई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और दोनों ही प्रतियोगी बन गए यानी विरोधी हो गए। यस बच्चों, तो इस तरह से कथन अगर असत्य है तो उसको सत्य करके लिखना है। ओके बच्चों, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आपने समझ लिया है यहाँ तक। खूब परिश्रम कीजिए, खूब ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।